Queek IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक ऐसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास जो है आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आज की जो ये क्लास है इसमें क्लास 6 एनसीईआरटी में हिस्ट्री की है जो है पार्ट 4 आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। अलग अलग चैप्टर को मैंने अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर मैंने बताया है, बहुत अच्छे से बताया है। इसको आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। कहीं किसी कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसी तरह से पार्ट वाइज आपको क्लास प्रोवाइड होती रहेगी और सारी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक सारी एनसीईआरटी में आप लोगों को क्लास करा दूंगा। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 6 एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मुझे अशोक के बारे में पढ़ाना है, अशोक के बारे में बताना है कि अशोक जो है क्या क्या काम भारत में किया था और उसे एक महान राजा क्यों कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल में जानेंगे और कुछ चीज़ों को हम मैप के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और अशोक ने युद्ध का त्याग क्यों किया है ये हमें जानना है। ठीक है, इसके पहले जो है मैंने आपको 7 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, ये 8वां चैप्टर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। ठीक है, हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उसका एक लंबा इतिहास है। जो हमारा अशोक स्तंभ है इसका एक लंबा इतिहास है। इन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये सारनाथ का स्तंभ है जिस पर 4 शेर चारों दिशाओं में बैठे हुए दिखाए गए हैं। 3 शेर हमें दिखाई देते हैं लेकिन एक अपोजिट में है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। याद रखना ये चारों शेर जो बैठे हैं इसका जो है मतलब यह है कि अशोक का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ है। ये जो है अभी जो चौकी बनी हुई है इस चौकी पर 4 जो है एक साथ चक्र बने हैं जिनमें 24 तीलियां हैं और हमारे तिरंगे पर इसी को लिया गया है, हमारे तिरंगे पर। ठीक है, इसके अलावा इस पर गतिमान अवस्था में 4 पशु भी अंकित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैल की आकृति, यहाँ पर घोड़े की आकृति, घोड़े को गतिमान अवस्था में दिखाया गया है। इसके बाद हाथी और जो है शेर, ये 4 जानवर बने हुए हैं किस पर, तो ये बने हुए हैं आपके अशोक स्तंभ जो सारनाथ में है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए इस पर जो है उल्टे आकार का कमल का फूल बनाया गया है, उल्टे आकार का। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसकी पॉलिश कितनी जो है चमकीली है। या आप समझ सकते हैं कि जब अशोक ने इसको बनाया और तब से लेकर के आज तक इस पॉलिश में एक भी जो है अंतर नहीं आया है। जो उस समय बना था वैसे ही आज बना हुआ है। दूसरा, आप इस मूर्ति को ध्यान से देखिए, इसमें जो है शेरों के बाल को कितने बारीक तरीके से बनाया गया है और चेहरों को कितने अच्छे से बनाया गया और सबके चेहरे एक जैसे मिलते हैं। ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। और इसको जो बनाया गया था और एक ही पत्थर को काट के बनाया गया था, इसमें अलग अलग पत्थरों को जोड़ा नहीं गया है। इसका मतलब है कि मौर्य काल की जो कला थी, मौर्य काल की जो शिल्प कला थी, जो वहाँ की जो मूर्ति कला थी, वो अपने आप में अद्वितीय कला थी। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो है संविधान निर्माताओं ने इसी चीज को जो है अपना लिया है। आज यही हमारा जो है राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिटेल में जो है चीजों को और आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, अच्छा ये है कहाँ पर, तो ये सारनाथ में लगाया गया था। और इसका मतलब है कि अशोक का साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ है, इसीलिए 4 शेर को बनाया गया। तो साम्राज्य विस्तार का प्रतीक जो होता है वो शेर ही होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो है कहा जाता है कि जंगल में शेर ही एक ऐसा राजा होता है, तो इसीलिए राजा को शेर मतलब शेर की तुलना यहाँ राजा से की गई है, ये भी याद रखना। ठीक है, यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। याद रखना, अभिलेख लिखवाने की परंपरा कौन शुरू किया था? सबसे पहले अशोक ने शुरू किया था, जो दारा ईरान के राजा दारा प्रथम से जो है नकल किया था या सीखा था। ठीक है, इसके पहले कि हम यह जानने की अभिलेखों में क्या लिखा है या समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। ठीक है, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता से की थी
और चाणक्य के कई जो है विचार हमें अर्थशास्त्र नामक की किताब में मिलता है। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में जो है हम और डिटेल में जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे और डिटेल में इसको हम पढ़ते जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है वंश किसे कहते हैं। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए हैं, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से देखने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है साम्राज्य में बहुत से नगर थे, जैसे आगे जो है चित्र में दिखाया जाएगा। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत आने जाने वाले रास्ते पर पड़ता था। ठीक है, शायद शहरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। पहले हम मैप के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ठीक है, वो शिलालेख हुए। अभी आगे की चीज मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये सारे जो है इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहां अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य अशोक साम्राज्य से बाहर थे। ठीक है, आगे हम एक एक करके बात करेंगे। यहाँ इस मैप को देखो आप लोग। पहले जो रेड है वो सब जो है अभिलेख हैं। तो आप देखेंगे जहां जहां बॉर्डर था अशोक का, वहीं वहीं पर अभिलेख पाया गया है। तो इसका मतलब है कि अभिलेखों के आधार पर अशोक के साम्राज्य का निर्धारण किया जा सकता है कि अशोक के जो है जहां जहां पे उसकी सीमा थी वहीं पर देखो रेड कलर के जो दिखाई दे रहे हैं ये उसके साम्राज्य की बाहरी सीमा थी, वहीं पर उसने शिलालेखों की स्थापना कराई थी। जो तक्षशिला उसका राज्य था। याद रखना पाटलिपुत्र तो राजधानी थी, तक्षशिला इसके उत्तर पश्चिम में था और यहाँ से मध्य एशिया जाने का मार्ग था। ठीक है, तो अफगानिस्तान से जोड़ने का जो मार्ग था वो यही था तक्षशिला, और तक्षशिला उसका बहुत महत्वपूर्ण राज्य था। दक्षिण भारत जाने का जो रास्ता है वो उज्जैन होते हुए जाता था। तो उज्जैन दक्षिण भारत जाने का रास्ता है और जो है आपका मध्य एशिया जाने का मतलब जो मार्ग है वो है आपका तक्षशिला। तो एग्जाम में एक बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण भारत में जाने का मार्ग कहाँ था, तो ये उज्जैन था। दूसरा, दक्षिण भारत में आज भी जो जाने का मार्ग है, या जब मुगल काल था, जब मुगल काल के राजाओं ने आक्रमण किया था मराठा राज्य पर, तो वो भी इसी रास्ते से ही गए थे, इसी रास्ते से जाने का ही क्षेत्र है। और यहाँ पर एक खान देश है, खान देश नामक एक यहाँ मैदान है, राज्य था, इसी मार्ग से लोग हो करके दक्षिण भारत जाते थे। इस मार्ग से जाना कठिन था क्योंकि यहाँ बहुत सारी पहाड़ियां और पर्वत थे। ठीक है, दूसरा आप देख सकते हैं अशोक के बहुत सारे स्तंभ जो है देश के आंतरिक भाग में स्थित थे। जैसे अगर आंतरिक भाग में देखा जाए तो सबसे पहले देख सकते हैं टोपरा। ठीक है, ये जो है कालसी, ये देहरादून वहां पर है, क्या कहते हैं, देहरादून में है, मेरठ में था जो आज दिल्ली में है। इसके बाद में जो है गुज्जर, ये मध्य प्रदेश में है। कौशाम्बी ये आपका उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। रामपुर ये बिहार में है। लौरिया राज्य जो है चंपारण बिहार में है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए रूपनाथ, ये जो है आपका एमपी के जबलपुर में है। सांची है। ठीक है, तो ये सारे जो है स्तंभ ये भीतरी भाग में स्थित थे और अशोक के ये स्तंभ आज भी उसी रूप में पाए गए हैं। ठीक है, तो 2 नगर बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, जो व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी थे और राजनीतिक दृष्टि, एक उज्जैन एक तक्षशिला, बाकी राजधानी रूप में पाटलिपुत्र पहले से ही था। ठीक है, तो जब हम मैप से चीजों को पढ़ते हैं तो हमें जल्दी से याद हो जाता है। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जो मध्य भारत का हिस्सा था वहां जंगल ज्यादा पाए जाते थे और आज भी मध्य प्रदेश में जंगल ज्यादा पाया जाता है। ये मध्य भारत का मतलब यहाँ मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, ठीक है, भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। इसका मतलब यह हुआ कि हर जगह पे कल्चर क्या था, अलग अलग था। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होते हैं, तो राज्य तो एक होता है, लेकिन जब हम राज्य का विस्तार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि हम साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है चूंकि
साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, तो राज्य जो है छोटा कॉन्सेप्ट हो गया और साम्राज्य क्या हो गया, बड़ा हो गया। और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, ठीक है। इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज्यादा संसाधनों की जरूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी। तो कर क्यों इकट्ठा किया जाता था? क्योंकि उससे बड़ी सेनाओं को रखा जा सके और जिससे साम्राज्य का विस्तार तेजी से किया जा सके। तो साम्राज्य विस्तार के लिए ही राजा लोग बड़ी बड़ी सेना रखते थे, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी हो, मोहम्मद बिन तुगलक हो, अशोक हो, या फिर जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो, या फिर जो है आपका औरंगजेब। तो बड़ी बड़ी सेना जो रखते थे, इसीलिए वो कर इकट्ठा करते थे। और जब ज्यादा जरूरत पड़ती थी तो कर इतना ज्यादा इकट्ठा करते थे कि जिससे जनता परेशान भी हो जाती थी, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के समय में। आगे आएगा साम्राज्य का प्रशासन। अगर हम साम्राज्य के प्रशासन की बात करें तो चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र राजधानी थी। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, ठीक है। तो जो आसपास पाटलिपुत्र के आसपास थे, वहां पर अधिकारियों द्वारा कर की जो है वसूली की जाती थी। आगे लिखा है, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। याद रखना, ये जासूस संदेश वाहक को मौर्य काल में जासूस कहते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश भी दिया था अपने जो है गुप्तचरों को कि हम किसी भी स्थिति में रहें, कहीं भी रहें, आपको मिलने का अधिकार है। हम कहीं भी रहेंगे, केवल गुप्तचर ही हमसे मिल सकते हैं, क्योंकि गुप्तचर ही पूरे राज्य के क्रियाकलाप और जनता पर और अधिकारियों के क्रियाकलाप पर नजर रखते हैं। इसलिए जासूसों को चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा था कि उन्हें मिलने का अधिकार हमेशा रहेगा हमसे, ठीक है। आगे है कि इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों के शासन किया करते थे। मतलब यह हुआ कि जैसे आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री पूरे देश का है तो राजा पूरे देश का होता था। लेकिन उस समय प्रांत होते थे, जैसे आपका तक्षशिला या गंधार प्रांत, उज्जैन प्रांत, तो वहां पर जो है शासक वहां भी होते थे। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर जो राजकुमार होते थे, राज परिवार को वहां का राजपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जब बिंदुसार पाटलिपुत्र में मौर्य साम्राज्य का राजा था, उस समय अशोक को उज्जैन का राजपाल बनाया गया था। ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो राजकुमार होते थे उन्हीं को जो है राज्यपाल या गवर्नर बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, ठीक है। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो एक तरह से शासन व्यवस्था के बारे में यहाँ अच्छे से चीजों को बताया गया है। लिखा है, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम जो है कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग व्यवस्थाएं थी, अलग अलग संसाधन थे। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे, ठीक है। नजराना क्या होता है? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में होते थे जो स्वेच्छा से दिया, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं। जो गिफ्ट होता था उसी को नजराना कह सकते हैं, याद रखना, ठीक है। जो स्वेच्छा से दिया जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल एक दूसरे से पूछा भी जाता है क्या चाहिए तुम्हें। राजधानी में जो है सम्राट, तो राजधानी
कौन थी? पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख अगर पूछा जाए आपसे कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख किसने किया है, तो मेगस्थनीज ने किया है। मेगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी मिलती है, और अशोक जो है, अशोक के अभिलेखों के माध्यम से, और जो है प्रशासन की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से भी मिलती है। लिखा है, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है अपनी इंडिका में। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं, मतलब कि जो मेगस्थनीज ने विवरण दिया है उसी को इस एनसीईआरटी में दिया गया है, एक तरह से समझाने के लिए कि प्रशासन कैसा था चंद्रगुप्त मौर्य समय में, क्या चीजें होती थी, कैसी थी, उसका एक छोटा सा विवरण यहाँ पर दिया गया है। लिखा है, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जब राजा कभी आता था जनता के बीच में तो शोभा यात्रा निकाली जाती थी और जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में जो है ले जाया जाता था, और उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता था जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो अंगरक्षक होते थे वो महिलाएं होती थीं, उसी का उल्लेख किया है उसने। ठीक है, वह हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश न करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वह लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब राजा के बारे में बताया गया है कि राजा कभी एक जगह पर नहीं सोते थे। इसका मतलब है सुरक्षा की भावना के कारण ऐसा किया जाता था। ठीक है, तो उस समय राजा के हत्या को लेकर के भी जो है हमेशा डर बना रहता था, इसलिए ऐसे चीजें होती थी और इसी के बारे में बताया गया है। अब आप देख सकते हैं तोतों का भी उल्लेख किया गया है। जो तोता होते हैं उनका झुंड भी होता था सुरक्षा के लिए। आप समझ सकते हैं कि पक्षियों का इस्तेमाल भी गुप्तचर व्यवस्था में किया गया, ऐसा विवरण मेगस्थनीज ने अपनी इंडिका में दिया है। ये भी हमें पता चल गया कि हथियारबंद महिलाएं होती थी अंगरक्षक किसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की। और ये भी पता चल गया हमें कि राजा जब खाना खाता था तो उससे पहले खास नौकर को खाना चखना पड़ता था, तब राजा उस खाने को खाता था, कहीं उसमें जहर तो नहीं मिला दिया गया है। ठीक है, तो ये सब राजा की सुरक्षा को ध्यान में रख के किया जाता था। आगे वो जो है मेगस्थनीज कहता है, और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में क्या कहा उसने, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। प्राचीर मतलब होता है किला से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। याद रखना, ये जो है जिस महल की बात ये हो रही है उसे राजप्रसाद कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो महल था उसे हम राजप्रसाद कहते हैं, और यह राजप्रसाद लकड़ी का बना हुआ था, जिसमें आग लग जाने का ये नष्ट हो गया था। तो क्या लिखा हुआ है, 2 और 3 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने थे। राजा का महल भी जो है काठ मतलब कि लकड़ी से बना था, जिसे पत्थर की जो है नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों मतलब कि पार्क और चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा होता था। तो राजा का जो महल था वो भी अपने आप में जो है क्या था, एक अलग विशिष्टता के साथ जाना जाता है। मेगस्थनीज यहीं पर एक बात और कहा था, मैं बता देता हूँ। उसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है, ये भी याद रखना। पोलीब्रोथा अगर पूछा जाए कि पोलीब्रोथा किसने कहा है पाटलिपुत्र को, तो ये बात याद रखना, ये जो है मेगस्थनीज ने कहा था पाटलिपुत्र के बारे में। और पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था, तो शेरशाह सूरी ने रखा था। तो मेगस्थनीज कहता है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर ही पाटलिपुत्र बसा हुआ था, और ये जो है राजधानी के रूप में था, और ये जो है बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा नगर था। ठीक है, और यहाँ पर उसने, तो याद रखना मेगस्थनीज ने उल्लेख जो किया है उसमें तो एक पाटलिपुत्र के प्रशासन के साथ साथ पाटलिपुत्र में जो है नगर व्यवस्था का भी उल्लेख उसने बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो इस बात को याद रखना, मेगस्थनीज के बारे में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। यहाँ लिखा हुआ है, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहां रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वह मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीजें लाकर दें, मतलब कि ऐसा उपहार के रूप में देते थे।
अशोक एक अनोखा सम्राट। अब क्या है ये आगे लिखा है कि अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। तो अभिलेख जो होता था उस पर राजा के शासनादेश लिखे होते थे और उसे चौराहों पर लगा दिया जाता था। जनता इसी को पढ़ करके फॉलो करती थी। जैसे आजकल साइन बोर्ड लगा दिया जाता है, ठीक है, चाहे पार्क हो चाहे कोई सड़क हो, कहीं आप बीपीएससी यूपीएससी या यूपीपीसीएस का भी साइन बोर्ड देखते हैं तो लग जाता अच्छा ये भवन उसी का है, ठीक है। तो साइन बोर्ड की तरह एक तरह अभिलेख था। जनता के जो है जनता तक संदेशों को पहुंचाने के लिए अशोक ने यह प्रयास किया। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के जो लिपियां थी वो 4 लिपियां थी। तो जहां जो भाषा जो लिपि बोली जाती थी उसी लिपि में वो लिखवाया गया। जैसे आज की बात करें हम, तो अगर हम मान लो पंजाब जाते हैं तो पंजाब में पंजाबी भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। मद्रास जाएंगे तो मद्रासी भाषा में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम चले जाएं केरल तो मलयालम भाषा में, उत्तर प्रदेश बिहार में रहेंगे तो हिंदी भाषा में, अंग्रेजी भाषा का भी यूज हो जाता है। तो कहने का मतलब है जैसी जो भाषा थी, जहाज की जनता जो भाषा समझती थी, जो लिपि समझती थी, अशोक ने उसी लिपियों में ये जो है अपने अभिलेख लिखवाए हैं, जो 4 लिपियों में थे। तो एक ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, आरमाइक लिपि और यूनानी लिपि में, ठीक है। आगे यहाँ दिया हुआ है, पहले आगे देख लेते हैं अशोक का कलिंग युद्ध क्या है। उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कलिंग के बारे में। तो कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख। अगर पूछा जाए आपसे कि कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के किस जो है शिलालेख या अभिलेख में हुआ है, तो 13वें शिलालेख में हुआ है, ठीक है। कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। कलिंग युद्ध के उल्लेख के बारे में यहाँ क्या किया गया है उससे पहले हम लोग पहले कलिंग युद्ध के बारे में देख लेते हैं, फिर कलिंग युद्ध का वर्णन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अशोक का कलिंग युद्ध। तो कलिंग कहाँ है, तो जो उड़ीसा था उसी उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपका मैप है, ये है आपका उड़ीसा जिसे हम कलिंग कहते थे। तो अशोक, एक सवाल यहाँ खड़ा होता है, आपको पहले समझ लीजिएगा कि अशोक ने कलिंग को जीता और जीतने के बाद इतने लोग उसमें मारे गए कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने जो है युद्ध की नीति को त्याग दिया। तो सवाल यह खड़ा होता है कि युद्ध की नीति को उसने त्याग दिया तो कलिंग को छोड़ा क्यों नहीं, कलिंग पर अधिकार को क्यों नहीं छोड़ा, कलिंग पर अधिकार क्यों बनाए रखा। उसको छोड़ना चाहता तो छोड़ देता। युद्ध की नीति तुम छोड़ सकते हो तो कलिंग को तो भी छोड़ सकते थे, लेकिन कलिंग को आपने नहीं छोड़ा। क्यों? इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि कलिंग जो है पूर्वी तटीय क्षेत्र के व्यापार का मार्ग पे था और व्यापार हर देश के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अशोक ने कलिंग को जीता, लेकिन कलिंग को वापस नहीं किया क्योंकि व्यापारिक मार्ग सुरक्षित करना बहुत जरूरी था, नहीं तो मगध साम्राज्य के लिए वो खतरा हो जाता, ठीक है। इसीलिए कलिंग को उसने छोड़ा नहीं था। लिखा हुआ है अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें हृदय से जो है वितृष्णा हुई और उन्होंने निर्णय लिया कि वह भविष्य में अब कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो उसने युद्ध की नीति को त्याग करके धम्म की नीति को अपनाया, ठीक है। किसकी नीति को अपनाया? धम्म की नीति को अपनाया। किसने? अशोक ने अपनाया, ठीक है। अब अशोक का धम्म क्या होता है उससे पहले हम देख लेते हैं कलिंग युद्ध के बारे में अभिलेख में क्या कहा गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख कहाँ मिलता है तो हम बताएंगे कहाँ, 13वें शिलालेख में। अपने एक शिलालेख में अशोक ने यह बात कही है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग युद्ध की है, ठीक है। तो आपसे भी पूछा जाएगा कि अशोक राजा बनने के कितने साल बाद कलिंग युद्ध लड़ा, तो कब लड़ा था? 8 साल के बाद। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। इस अभिलेख में अशोक कह रहा है, ठीक है। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? क्योंकि जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे लोग बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी जो है मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दया भाव होते हैं, वह भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या तो प्रियजनों को अपने खो देते हैं, ठीक है। तो अशोक उसी संवेदना को प्रकट कर रहा है इस अभिलेख में। लिखा है, इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है कि अब मैंने धर्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। मैं मानता हूं कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मैं
यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। ठीक है, इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जा सके। तो कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों को कैसे परिवर्तित किया। ठीक है, तो याद रखना, आप इस चीज को समझ गए होंगे, क्योंकि उस खून खराबा और उस संवेदना को देख करके उसने युद्ध की नीति को त्याग दिया। तो जब युद्ध की नीति को त्याग गया तो उसने अपनाया क्या, धम्म की नीति को अपनाया। तो धम्म का क्या मतलब होता है देखते हैं। यहां लिखा हुआ है अशोक का धम्म। तो अशोक ने युद्ध की नीति को त्यागा और धम्म की नीति को अपनाया, और इसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो लिखा है अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब इसमें कोई धर्म नहीं था, ये ना इसमें कोई पूजा होती थी ना कोई कर्मकांड था क्या ये। उन्हें लगता है कि जैसे पिता अपने बच्चों को लेकर के व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य है कि अपनी प्रजा को संदेश दें। मतलब जैसे एक बेटे को उसका पिता अच्छे संस्कार देता है, तो ऐसे अशोक का कहना था कि जो प्रजा हमारी जनता है वो भी हमारे बेटे या पुत्र जैसे हैं, उनको भी हमें उसी तरह से निर्देश देने की आवश्यकता है। वह बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ठीक है, आगे क्या कहा जा रहा है। ऐसी कई समस्याएं थीं जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान कर जो है उसका क्या है, कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महापात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो आप गौर से समझिएगा कि पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में कि अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए जो अधिकारी की नियुक्ति की थी उसका नाम क्या था। ठीक है, तो धम्म महापात्र नाम था, यह बात याद रखना। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वह राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में दूत भेजे थे। ठीक है, तो ये बहुत याद रखना। और श्रीलंका में किसको भेजा था, तो उसने अपने पुत्र जो है महेंद्र को और पुत्री जो है संघमित्रा को भेजा था। कहां पर, श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आगे इसके अलावा और कहाँ भेजा गया था भैया रखना, सीरिया, मिस्र, ग्रीस, यहाँ तक भेजा गया था। ठीक है, आगे उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों और जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। किसने, अशोक ने। ये सारा काम किसने किया, अशोक ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैल की मूर्ति बनाई गई है स्तंभों पर। पहले आप ये देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की एक मूर्ति को देखो। यह बिहार के कहाँ पाई गई है, रामपुरवा में मिले एक मौर्य कालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। तो आज जो ये बैल आपको दिख रहा है यह राष्ट्रपति भवन में है, लेकिन आप जरा इसको देखो ध्यान से, ये एक ही पत्थर को काट के बनाया गया है। आप देख सकते हैं नीचे कमल का फूल भी बना हुआ है। ठीक है, उल्टा कमल का फूल। ये मौर्य साम्राज्य में खास करके अशोक के अभिलेखों में ये हमें देखने को मिलता है। ऊपर चौकी होती है, सब में चौकी होती है। अब आप देख सकते हैं कि एक ही पत्थर को काट के और एक जैसे बिल्कुल एक बैल होता है, बिल्कुल एक एक शरीर की बनावट को, बिल्कुल पैर की बनावट को, यहाँ तक के जो खुर होते हैं उसको भी देखो कितने ढंग से मूर्तिकार ने इसको बनाया है। कान देखो कितने अच्छे से बनाया गया है। इसका मतलब है कि उस काल में मूर्तिकला अपने चरमोत्कर्ष पे थी। ठीक है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लगेगा कि बिल्कुल ये एक बैल है और उसका जो है वो खड़ा हुआ है, ऐसा आपको देखने में लगेगा। इसका मतलब है कि मूर्तिकला वहां की सबसे उत्तम कोटि की थी। ठीक है, ये कहाँ पाया गया था भैया देखना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अशोक के किस स्तंभ पर बैल पाया गया है ऊपर, तो रामपुरवा में पाया गया है, जो आज राष्ट्रपति भवन में ये रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे।
अशोक ने अपनी प्रजा को संदेश जो दिया था वो क्या है? तो लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वो बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर और सब यात्रा शुरू करते हैं, तब वो जगह जगह पे अनुष्ठान करते हैं। ऐसा अनुष्ठान आज भी हमारे यहाँ होता है। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग, अशोक कह रहा है, किसको कह रहा है? जनता को कह रहा है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज्यादा फलदायी होगी। ये अन्य प्रकार की रीतियां क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना। अशोक कह रहा है कि अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का सम्मान आदर करो, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों और श्रमणों को दान देना। यही उसका धर्म है। याद रखना, यही उसका धर्म है। इसी बात को वो जो है जनता तक कह रहा है कि सबके साथ मित्रवत व्यवहार रखना चाहिए, अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, जीवों के साथ दया करना चाहिए, नौकरों और दासों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में जो नौकर होते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है, ठीक है। आगे लिखा है अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना। याद रखना, अशोक कहता है कि अपने धर्म की अगर प्रशंसा कर रहे हो और दूसरे धर्म की निंदा अगर आप कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप ये दोनों ही बातें गलत हैं, ठीक है। अशोक कह रहा है कि कभी भी दूसरे धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, ना मजाक उड़ाना चाहिए। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो अपने धर्म का ही अनादर कर रहा है, अपने धर्म का ही वो बेइज्जती कर रहा है, अपने धर्म की जो है अच्छी बातों को वो नहीं जानता है, ठीक है। आगे लिखा है दोनों ही बातें क्या हैं? गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। ये अशोक कह रहा है, ठीक है, जनता से कह रहा है। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसका मतलब है कि जिस धर्म की बुराई करते हैं तो इसका मतलब है हम जिसकी बुराई करते हैं वो व्यक्ति समझ जाता है कि इसका धर्म भी बेकार ही है, इसके धर्म में कोई अच्छी बात कही ही नहीं गई है। यहाँ लिखा हुआ है इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अशोक के जब इस संदेश को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा तो उन्होंने ये बात कही थी। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो उसके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो आप बता सकते हैं अब, ठीक है, जो आज भी इसी सब चीजों की बात होती है। बड़ों का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना, जीवों पर दया करना, यही सब बातें आज भी कही गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं, इनको देख लो कि अशोक के जो स्तंभ जो ब्राह्मी लिपि थी उसमें कुछ अक्षर लिखा हुआ है। आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों से में ब्राह्मणी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप आ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग अक्षरों को देखा जाए तो आप देख सकते हैं जैसे देवनागरी में जो है आ ऐसे लिखा जाता है, तो आरंभिक जो ब्राह्मी थी उसमें इस तरह से, बंगला में इस तरह से, मलयालम में इस तरह से और तमिल में इस तरह से आ अक्षर को लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी को एक कंपेयर करके बताया गया है। यहाँ एक विवरण दिया गया है चीन के बारे में, अन्यत्र मतलब मौर्य साम्राज्य से थोड़ा अलग होकर के, विषय से थोड़ा अलग होकर बताया गया है। लिखा है मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया था। चीन की दीवार है, आप ये दे सकते हैं, ठीक है। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। अगले 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, मतलब 200 वर्षों तक इस दीवार को बनाया गया, ठीक है, चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। 6400 किलोमीटर लंबी दीवार, आप समझ सकते हैं कितना पैसा और कितना संसाधन इसमें इस्तेमाल हुआ होगा, कितना समय लगा होगा और कितने लोग इसमें लगे होंगे। लिखा है
तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस पे याद रखना 7 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं, इतनी चौड़ी सड़क है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम को करना पड़ा। हर जो है 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज भी बने हैं। हर जगह ये बुर्ज बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से निगरानी भी की जाती थी। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, तो आप अब समझ सकते हैं इसको देख करके। ठीक है, तो इस चैप्टर में अशोक के बारे में जो चीजें बताई गई थी मैंने उसको बता दिया है। पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अगर कहीं कोई डाउट होता है तो क्वेश्चन आप पूछिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मैप दिया है, इसके बारे में देख लेते हैं। अब ये मैप को ध्यान से देखिएगा। ये रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग थे जब मौर्य काल था। तो रेशम मार्ग क्या है और व्यापारिक मार्ग क्या क्या थे, ये हम देख लेते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले इसको आपसे परिचित करा देते हैं। ये मैप कहाँ के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो याद रखना ये कैस्पियन सागर है, ये मध्य एशिया है, और ये है आपका जो है, ये देखिए गाजा, आज यहीं पर बात चल रही है, आजकल देखा होगा अभी चर्चा में भी है। ठीक है, ये आपका मिस्र है, ये आपका फारस की खाड़ी है, ये ईरान है, फारस है। ठीक है, और ये जो है आपका भूमध्य सागर है, और ये काला सागर है। और देखो व्यापारिक मार्ग अलग अलग समय के आए हुए हैं। और ये रूस का यूराल पर्वत है, यहाँ बोल्गा नदी है, ये डॉन नदी है। ठीक है, और बाल्टिक के साथ व्यापारिक मार्ग है। आप ये देख सकते हैं, सारे मार्ग को यहाँ मैप पे दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं जो पहला निशान है रेड कलर का, ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में था। तो जो ये वाला मार्ग है वो चीनी राजाओं के नियंत्रण में था। जो हरा वाला है वो मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में था, जो आगे भी आएगा। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे, आप ये देख सकते हैं, सब समुद्री मार्ग थे। ठीक है, जो रेड वाला है बिल्कुल, ये मार्ग फारस के शासकों के नियंत्रण में थे, ये फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। ठीक है, और इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण होता था। किस मार्ग पे, जो इस कलर का है, आप यहाँ इसको भी देख सकते हैं, ये आपको यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, इसी के आगे मैप और भी है। अब आप देखिए, ये एशिया है, भारत के बारे में बताया गया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो भारत के बारे में अगर बात करें तो याद रखना, जो ये मार्ग है चीन की ओर जा रहा है। जो ये हरे वाला मार्ग है, ये कुषाण काल में रेशम मार्ग था, जो कैसे जाता था, तक्षशिला और पेशावर होते हुए जाता था। ठीक है, तो पाटलिपुत्र तक चीन से जाता मार्ग था, व्यापारिक मार्ग, और समुद्र के रास्ते भी जो है मार्ग था, चीन से आने जाने का ये मार्ग था। ये संभावित चीनी मार्ग आप देख सकते हैं, और यहाँ से जो है अरब देशों के साथ व्यापार किया जाता था। ठीक है, तो ये पूरा मार्ग दिया है रेशम मार्ग। इसी रेशम मार्ग की चर्चा कई बार जो है एग्जाम में किया गया है। ये आपका कौन सा क्षेत्र है, तो ये आपका इंडिया और मध्य एशिया का क्षेत्र है, और पूर्वी एशिया को चीन से लेते हुए। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, आगे क्या लिखा हुआ है कि लिखा है कि चीनी, भारतीय, ईरानी, अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया था। मतलब ये इन क्षेत्रों में आने जाने में अपना योगदान दिया था। दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। जो ये आपका, जैसे यहाँ देखो एक लिखा हुआ है, ये चेरों का बंदरगाह था। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मुजरिम। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मुजरिम बंदरगाह किसका था, तो ये जो है दक्षिण भारत में चेर का था, और ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध था, तो काली मिर्च के व्यापार के लिए। ठीक है, आगे जो है पोडुका जो है ये दक्षिण भारत में है। ये देखिए, ये पोडुका है, दक्षिण भारत में है, और जो है यहाँ से चीन जाने का मार्ग था। और पोडुका जो है चोलों का बंदरगाह था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते तो गलत हो जाते हैं। अब जो बात यहाँ बताई गई है आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसलिए हमें बेसिक चीज की जानकारी यहाँ होनी चाहिए। यहाँ एक लिखा है अरिका मेरू का यह रोमन नाम था। तो अरिका मेरू जो है कौन सा क्षेत्र था, इसी पोडुका को क्या कहते थे, अरिका मेरू कहते थे, और यहाँ रोमन बस्तियां पाई गई हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि रोमन बस्ती भारत में, दक्षिण भारत में कहाँ पाई गई है, तो मोडुका में इसी को नाम क्या दिया गया है, इसी को क्या कहते हैं, अरिका मेरू भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैप के थ्रू चीजों को कैसे बताया गया है। आगे लिखा है आगे की बातें, लिखा है लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी कई अन्य नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर और उत्तर और पश्चिमी भाग पर शक नामक
एक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। ये लोग शक लोग कौन थे? तो ये लोग जो है आए थे चीन से हमारे यहाँ। आगे लिखा है, इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों ने पराजित नहीं कर दिया। तो शकों को पराजित किसने किया? गुप्त राजाओं ने। आगे इसके बारे में बताया भी गया है अध्याय 11 में। शकों के बाद कुषाणों लगभग 200 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। तो शकों के बाद कुषाण भी आए, जो अध्याय में 10 में तुम कुषाणों के बारे में और अधिक जानोगे, आगे जानेंगे हम। उत्तर और मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनानायक पुष्यमित्र शुंग ने इस राज्य की स्थापना की थी। शुंगों के बाद कर्णों और कुछ समय तक शासन चलता रहा, उसके बाद जो है आ गया गुप्त साम्राज्य स्थापित हुआ। ठीक है, तो उसी के बारे में बताया गया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कौन कौन से राज्य स्थापित हुए। इसी समय क्या हुआ, हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। तो जो आपका दक्षिण पश्चिमी भारत का क्षेत्र है, जो जूनागढ़ का क्षेत्र है, वहां पर किसका स्थापित था? शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत और मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए थे। तो सातवाहन शासन भी स्थापित हुआ था, आगे बताया जाएगा। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग जो है 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य और पश्चिमी भारत में वाकाटक राजवंश भी स्थापित था, ये भी याद रखना है। दक्षिण भारत की ओर हम चलते हैं तो दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल वर्ष पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों का शासन था। तो चोल, चेर, पांड्यों का शासन कहाँ था? इस मैप के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये मैप है और ये आपका चेरों का क्षेत्र था, ये आपका चोलों का क्षेत्र था और ये आपका पांड्यों का क्षेत्र था। ठीक है, तो ये दक्षिण भारत में इन्हीं को हम संगम काल कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के दो बड़े राज्य भी की स्थापना इस समय हुई थी। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों, पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शासकों का विकास, उद्योग व्यापार में प्रगति जो है, व्यापारियों ने एक तरफ जहां उपमहाद्वीप के अंदर और बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों जो है, स्तूपों और अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गईं, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ठीक है, आगे लिखा है, ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तुम अन्य बातों को ध्यान में रखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे। तो ये शकों का सिक्का है, यह दिखाया गया है, और ये सातवाहन सिक्का है, यह दिखाया गया है। और सातवाहन ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने सिक्के कैसे बनाए थे? तो अपने सिक्के जो है उसके बनाए थे, क्या कहते हैं, शीशे के सिक्के भी चलाए थे सातवाहन राजाओं ने। आगे बढ़ते हैं, जो आपका 9वां चैप्टर है वो है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। तो गांव और शहरों की तुलना की गई है इस चैप्टर में, इसको देख लेते हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीजें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में कहीं न कहीं लोहे के बारे में भी बताया गया है। इस उपमहाद्वीप पे लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। ये भी याद रखना, लोहे की खोज कब हुई? तो 1000 ईसा पूर्व में हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है, ये भी याद रखना। और ये कहाँ हुई है? तो याद रखना, ये अतिरंजी खेड़ा में हुई है। मेरठ के पास अतिरंजी खेड़ा है, वहीं पर पहली बार लोहे की खोज हुई है, ये भी याद रखना। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं, जैसा इस चित्र में यहाँ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, कटार, कुल्हाड़ी, ये सब चीज़ों को यहाँ पर, सणसी, इस चीज़ों को लोहे से बनाया जाता था और आज भी इन सब चीज़ों का उपयोग हम करते हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियों और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ठीक है, अध्याय 6 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल का इस्तेमाल कृषि के लिए किया गया था। तो याद रखना कि लोहे का उपयोग कहाँ किया गया उसके बारे में यहाँ बता दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, तो लोहे का उपयोग जब कृषि में हुआ, ध्यान दीजिएगा, जब लोहे का उपयोग कृषि में हुआ तभी कृषि उत्पादन तेजी से बढ़ा और तभी जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। ठीक है, तो समृद्ध गांव के बिना राजाओं और उनके राज्यों का
बने रहना मुश्किल था। कहने का मतलब यह है कि जब तक गांव समृद्ध नहीं होंगे, गांव में कारोबार नहीं होगा, तो राजा को कर नहीं मिलेगा, और राजा को कर नहीं मिलेगा तो राज्य चलाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लिखा हुआ है, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम है, उसी तरह सिंचाई भी महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हुई है। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, प्राचीन काल में। आगे लिखा है कि इस चार्ट में तुम सिंचाई की कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो है दिखाया गया खाली जगह उसको भर सकते हैं। सिंचाई के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो लिखा है, लोगों द्वारा सब परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घट गई। जब सिंचाई का विकास हुआ तब कर अदा करने के लिए किसानों को जो है उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो सिंचाई के होने से ये सब काम हुए, ये जो है आम जनता को काफी लाभ मिला। गांव में कौन रहते थे, तो याद रखना, उपमहाद्वीप का मतलब मैंने बता दिया था कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो याद रखना, हिमालय के दक्षिण में जो राज्य देश हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप, और जिनकी सीमा भारत से लगती है। जैसे अगर हम बात करें तो आपका पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, और ये शब्द बार बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिल्ला बिल्ला कहा जाता था। याद रखना, पूछा जाएगा आपसे, ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि जो तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी होते, जिसे हम जमींदार कहते थे, उसे क्या कहा जाता था, तो उसे हम बेल्लाला कहते थे। यह बात याद रखना। साधारण हल वाहों को ऊणवार कहा जाता था। तो जो साधारण किसान होते थे उन्हें क्या कहते थे, ऊणवार कहते थे। भूमिहीन मजदूर दास जो है क्या कहलाते थे, कैडे सियार कहलाते थे, और आदिमई कहलाते थे। तो ये सब नाम जो है यूपीएससी में, बीपीएससी में, यूपीपीसीएस में बहुत पूछता है, ये बात याद रखना, इन सबको रट लेना। देश के उत्तरी हिस्से में, ये दक्षिण की बात हो रही थी, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ठीक है, अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने थे। इसका मतलब है ये वंशानुगत पद था, रहते थे, यानी कि यह पद वंशानुगत था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसे हम जमींदार कहते हैं। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्रायः राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ठीक है, ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे छोटे स्तर पे। तो ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जो है जिन्हें गृहपति कहते थे। ठीक है, इनमें ज्यादातर छोटे किसान भी होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी। इनके दास कर्मकार होते थे, जिन्हें दूसरों की जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी, और आज भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई और बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे, और याद रखना, यही लोग गांव की अर्थव्यवस्था को चलाते थे। ठीक है, आज इनकी जो जनसंख्या है, ये लोग अपने जो है काम को लेकर के खत्म होते चले जा रहे हैं। ये विरासत धीरे धीरे भारत में खत्म हो रही है। अब आपको गांव गांव में लोहार नहीं मिलेगा, कुम्हार नहीं मिलेगा, बढ़ई नहीं मिलेंगे, बुनकर नहीं मिलेंगे। अब ये सब जो है बेरोजगार हो गए हैं, और ये लोग जो है नए काम की खोज में निकल गए हैं। यहाँ लिखा है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तो तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। तो संगम साहित्य जो है हुआ था दक्षिण भारत में, और याद रखना, जो संगम काल था उसमें चेल, चोर और पांडव के समय में जो किताबें लिखी गई हैं उन्हीं को हम संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले हुई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया। तो संगम किसे कहते हैं, जहां सब आपस में आकर के मिलते हैं, उसे संगम कहते हैं। गांव में रहने वाले लोगों के लिए जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वह संगम साहित्य में पाए गए हैं। तो जो ये नाम अभी मैंने आपको पढ़ा और आपको बताया था, ये सारे नाम संगम काल के हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है नगर। अब हम बात करेंगे नगरों की। तो लिखा हुआ है, जो नगर होते थे
क्या कहती हैं कहानियां, यात्रा विवरण, मूर्तिकार और पुरातत्व। तो नगरों के बारे में जानकारी हमें कौन देता है, तो कहानियां, यात्रा विवरण, कोई जब दूसरे नगर में जाता था, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जातक क्या है, तो बौद्ध गौतम बुद्ध के जो जो प्राचीन जो उनके पूर्व जन्मों की कहानियां हैं उसे हम जातक कथाओं में पाते हैं। ये वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन गया। ठीक है, तो जातक कथा की एक कहानी यहाँ पर बताई गई है, एक निर्धन की चतुराई। एक निर्धन की चतुराई, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो है अपनी किताब में। इसको मैं यहाँ पे केवल एक बार दिखा दे रहा हूँ, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखा है कि प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चलता है। नगरों, गांव या फिर जंगलों के बीच के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते जाते थे। तो आजकल जो समाज में घटता है उसी चीज को मूर्ति कला के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ लिखा है दिल्ली में मिला वलय कूप। यहाँ जो है एक यहाँ पर वलय कूप पाया गया है दिल्ली में, ये याद रखना, इंद्रप्रस्थ के पास, उसी को यहाँ दिखाया गया है। यहाँ पर एक और मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति में आप पहले ऊपर से नीचे देखिएगा। ये मूर्ति जानते कहाँ की है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है सांची की है। ठीक है, ये सांची की मूर्ति है। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित सांची की स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। यह अशोक ने बनवाया था। इसमें शहर के जीवन का दृश्य है। तुम अध्याय 12 में सांची के बारे में पढ़ोगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इन दीवारों को देखो, क्या ये ईंटों की बनी है या फिर लकड़ी की या पत्थरों से। ठीक है, रेलिंग पर ये बनाया गया। तो आप पहले इस शहर के जीवन को आप यहाँ देख सकते हैं कि शहरों का जीवन कैसा होता है, एक मूर्ति कला में यहाँ दिखाया गया है, साफ साफ यहाँ देख सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कुछ महिलाएं आपस में मिलकर के बात कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उसको देखो डंडे से मार रहा है और वहाँ पे कुछ लोग बैठ करके आराम से जा रहे हैं। तो एक तरह से शहरी जीवन को यहाँ पर एक तरह से दिखाने का प्रयास किया गया है, जैसा जो है उस काल में प्रचलित था। तो इसका मतलब है कि जो है मूर्ति कला के माध्यम से चीजों को दिखाने की परंपरा उस समय थी। ठीक है, यहाँ लिखा है अध्याय 6 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा होगा, तो हम लोगों ने महाजनपद के बारे में जान ही लिया था। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप जो है खुसल खाने, ठीक है, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। तो वलय कूप जो ये पाया गया है, ये एक तरह से क्या कह सकते हैं कि कूड़ेदान इन सब के लिए इस्तेमाल होता था। आगे लिखा है महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। समतल लकड़ी या मिट्टी या ईंट, कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होंगे, इसलिए वो नहीं पाए गए, वो नष्ट हो गए। ठीक है, भविष्य में पुरातत्वविदों इनकी खोज कर रहे हैं या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों और यात्रियों के विवरण से भी हमें पता चलता है। तो जो नाविक थे, जो यात्राएं करते थे, उनसे भी हमें प्राचीन शहरों के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन जिन पत्तनों पर वह गया, उन सभी पत्तनों मतलब यह बंदरगाह पर गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा। ठीक है, आगे जो है चित्र में दिखाया गया कि भरूच किसको ढूंढो। भरूच कहाँ है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, अब ठीक है, इसके बारे में आगे हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं बैरी गाजा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। तो याद रखना, बैरी गाजा जो है ये भरूच का ही नाम है, और भरूच जो है ये कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, पहले इसको हम एक बार मैप पे दिखा देते हैं। जिस आप यहाँ एटलस में देख सकते हैं, जो है भरूच की बात यहाँ हो रही है, उसी को यूनानी भाषा में बैरी गाजा कहा जाता है। तो बैरी गाजा को ही क्या कहते हैं, भरूच कहते हैं, और ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। ठीक है, तो इसी के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो है इसकी पूरी कहानी दी गई है, उसी कहानी को हमें आगे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ बैरी गाजा या भरूच के बारे में कहानी क्या लिखी है, लिखा है बैरी गाजा की सकरी खाड़ी में, सकरी खाड़ी मतलब कौन सा हुआ, तो ये खंभात की खाड़ी। ठीक है, ये खंभात की खाड़ी सकरी है, में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चलाकर पाना बहुत मुश्किल होता था।
राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा जो केंद्र है आपका भरूच, ये आपका किसके लिए है? तो ये आपका इन व्यापारिक वस्तुओं के लिए जाना जाता था। हिमालय की जड़ी बूटियां, हाथी दांत, गोमेद, कालीनियन, सूती कपड़े, रेशम, इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। इसका मतलब है कि एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता था और यहाँ से निर्यात चीजें होती थी। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ चीजें को बताया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे लिखा है आहत सिक्के किसे कहते हैं? तो आहत सिक्कों का मतलब होता है जब ठप्पा मार करके सिक्के बनाए जाते थे, उन्हीं को हम आहत सिक्के कहते हैं। लिखा है आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी गोल, वर्गाकार या गोल होते थे। यह या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं होता था, मतलब इस पर कुछ लिखा नहीं होता था, इस पर चिन्ह बनाए जाते थे, कुछ चीजों के चिन्ह बनते थे, ठप्पा मार के बनाए जाते थे। लिखा है कुछ चित्र ठप्पे बनाए जाते थे, ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत कहते हैं। आहत मतलब एक तरह से चोट मारा जाता था। ठीक है, ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं और ईसा की आरंभिक शताब्दियों का ये प्रचलन में रहे हैं। तो भारत में सबसे पहले सिक्का आहत सिक्का ही चलाया गया था। यहाँ देख सकते हैं सिक्कों के बारे में लिखा है कि पृष्ठ 90 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के होते थे। सबसे पुराना सिक्का कौन सा होता है? आहत सिक्का होता था, जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाया जाता था, मतलब ठप्पा मार के बनाया जाता था, इसीलिए इन्हें हम आहत सिक्का कहते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस पर जो है ठप्पा मार के बनाया गया, तो ये निशान होते थे, इन निशानों को ठप्पा मार के बनाया गया, इसलिए इन्हें हम आहत सिक्का कहते थे। ठीक है, यहाँ लिखा है विनिमय के अन्य साधन, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। तो नगर जाहिर सी बात है अनेक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, वहाँ व्यापार होता है, मनोरंजन के साधन होते हैं, कई चीजें होती हैं। तो लिखा है अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, तो मथुरा शहर को आपको पता होगा, उसी के बारे में बात हो रही है। लिखा है यह 2500 साल से भी ज्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन? मथुरा, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। तो याद रखना, ये यातायात और व्यापार के लिए मथुरा बहुत महत्वपूर्ण था। लिखा है इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाता था। इसको मैप के माध्यम से समझ लेना। ये जैसे भारत का मैप है, ये मथुरा यहाँ पर है, तो यहाँ लिखा है उत्तर पश्चिम से पूरब, तो उत्तर पूरब से उत्तर पश्चिम की ओर जाने का एक मार्ग था और दूसरा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाने का मार्ग था, मथुरा से होते हुए। ठीक है, लिखा है शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान और पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र था। तो याद रखना, बुद्ध की पहली मूर्ति कहाँ बनाई गई थी? मथुरा में बनाई गई थी, और मथुरा को मूर्ति कला का केंद्र के रूप में जाना जाता था। किस काल में? तो कुषाणों के समय में। लिखा है और इनकी राजधानी भी थी, याद रखना, आगे लिखा भी होगा। लिखा है लगभग 200 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। बिल्कुल हो गया। तो पहली कौन सी थी? पेशावर थी। ठीक है, तो आगे लिखा है मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी है, व्यापारिक केंद्र भी है, मूर्ति कला का भी केंद्र है और कुषाणों की राजधानी भी थी। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। तो मथुरा 3 धर्मों का केंद्र है, कृष्ण भक्ति का भी केंद्र है, हिंदू धर्म का भी है, बौद्धों का भी है और जैनियों का भी है। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे लिखा है मथुरा के बारे में, मथुरा में प्रशस्त खंडों, प्रशस्त मतलब होता है पत्थर, और मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर यह जो है संक्षिप्त अभिलेख है जो स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, कुम्हारों, टोकरी वाले बुनने वाले, माला बनाने वाले और इत्र बनाने वालों का भी उल्लेख किया गया है। इसका मतलब आम जनता भी
उस समय जो है ऋण देती थी। अब जो है ऋण क्या कह सकते हैं सर, दान देती थी जिससे बनाया जाता था। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है शिल्प और शिल्पकार, ये भी शहरों में होते थे, ये भी काम करते थे। तो लिखा हुआ है पुरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में पाए गए। तो उत्तरी भाग में पाए गए तो उत्तरी हो गए, काले रंग के पाए गए, चमकीले थे, पात्र मतलब बर्तन हो गया, तो उत्तरी काले चमकीले बर्तन पाए गए हैं। याद रखना, इसी के बारे में देखो यहाँ पर ये बताया गया है, लिखा है इसे क्या कहते हैं, NBPW कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। याद रखना, यह एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले और चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्ठों पर उच्च ताप पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों को बाहरी जो है सतह काली हो जाती थी। ठीक है, तो बाहर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, बाहर वाला भाग, इन पर पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो बर्तन को शीशे जैसी चमकदार बना देती थी या चमकते थे। ठीक है, लिखा है शिल्प और शिल्पकार के बारे में अगर बात करें तो उसमें आगे अगर बढ़ते हैं हम, तो लिखा है ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे, जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है। कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रमुख केंद्र थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कपड़ों के लिए। मदुरै किसके लिए था, तमिलनाडु में कपड़ों के लिए। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे जिन्हें हम श्रेणी कहते थे। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण ये बात बताई गई है यहाँ। अगर आपसे पूछा जाए कि शिल्पकारों या व्यापारियों के समूह को क्या कहते थे, श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियां काम, प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का जो है वितरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं। यहाँ लोग पैसे जमा करते थे और इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये तरह जो श्रेणी होती थी ये व्यापार का भी काम करती थी, शिल्पियों के लिए और व्यापारियों के लिए, और हर तरह का व्यापार से जुड़े हुए चीजों को देखने के साथ साथ बैंक का भी काम करती थी ये श्रेणियां। ठीक है, फिर भी मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, तो ये लोग दान भी करते थे, ये भी याद रखना। ठीक है, सूत कातने और बुनने के नियम क्या थे, इसको जो है एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हम बताने के लायक है। इसमें यहाँ एक लिखा है सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेड़ू। ये अरिका मेड़ू के बारे में एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको अच्छे से जानने की जरूरत है। अभी हमने आपको मैप में दिखाया भी था कि तमिलनाडु में याद रखना जो पांडिचेरी है वहीं पर अरिका मेड़ू है। ठीक है, यहाँ पर रोमन बस्ती पाई गई है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका मेड़ू एक पत्तन था, मतलब बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक जो है ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ के पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगने वाले लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, जिन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे जो है सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। इसका मतलब यह है कि अरिका मेड़ू में जो रोमन बस्ती पाई गई है, और रोम कहाँ है, इटली में है, तो इटली के निवासी जो है यहाँ पर आकर के अपनी बस्तियों का निर्माण किया था। लिखा है कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनकी डिजाइन तो रोम का है, किंतु ये वही बनाए गए हैं जहाँ रोमन लैब शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हुए हैं। ठीक है, यह लिखा है साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र हो रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध मूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य भी मिले हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं लिखा भी है, तमिल भाषा में एक अभिलेख लिखा है अभिलेखीय मिट्टी का बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे तमिल ब्राह्मी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है, तो अरिका मेड़ू याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो रोम के बारे में याद रखना, रोम कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है याद रखना, ये इटली में है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं कि रोम के बारे में क्या कहा जा रहा है, या जो है यूरोप के शहरों के बारे में भी
क्या बात हो रही है और उसका विश्व के साथ क्या संबंध है। लिखा है, यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। कौन? रोम। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बसे। जब हमारे यहाँ 16 महाजनपद था, उसी समय यहाँ पर कौन था? रोम साम्राज्य का उदय हुआ। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे अगस्टाइस ने करीब 200 साल पहले शासन किया। उसने ये कहा था कि रोम जो है ईंटों का शहर था, जिसे मैंने संगमरमर का बना दिया। ठीक है, तो उसने संगमरमर का बना दिया, मतलब यह हुआ कि उसकी काफी उन्नति कर दिया। अगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल बनवाए। अगस्टस ने बड़े बड़े रंग मंडप, ठीक है, जिसे जो है एम्फी थिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ी नुमा जगह बनाई गई, जो आप ये मैप पे देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे, मतलब एक स्टेडियम बनवाया। ठीक है, उन्होंने स्नानागार भी बनवाए। यहाँ स्त्रियों और पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानों, फव्वारों और गुलशन खानों के लिए पानी लाया जाता था। मतलब एक तरह से यूरोप के इस जो है शहर रोम के बारे में यहाँ बताया गया है और उसके शासक का उल्लेख यहाँ किया गया है। ठीक है, तो ये जो है इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर एक कुछ लिखा है, तिथियां लिखा है। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले। मैंने आपको बता दिया था लोहा अतिरंजी खेड़ा से पाया गया है। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी जो है नगर आहत सिक्के, ये कब शुरू हुए? 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना कब हुई? 2300 साल पहले। अरिकामेरु पतन करीब जो है 2200 से 1900 साल पहले था। तो ये कहाँ था? पूर्वी तट पर था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है।